चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक चैप्टर मोल कंसेप्ट हमारा इससे स्टार्ट हो गया है। वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हार्ड लगा हो, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वो धीरे धीरे जो है आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन जब हम यहाँ पे लेंगे आगे के जो चैप्टर्स हैं, तो आपको वो धीरे धीरे वो सारी कहानी जो है समझ में आने लगेगी उसमें क्या चल रहा था क्या नहीं। क्योंकि उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन तो एक आध आएगी, लेकिन इनडायरेक्ट जो है हर चैप्टर में आती रहती है। तो हम यहाँ पे उसी की बात करने वाले हैं। अब उसकी एप्लीकेशन भी जहाँ जहाँ होगी हम लेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, लेकिन अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर इतना तो हमारे पास वक्त नहीं कि मैं इसको डीपली पढ़ाऊँ, मैं ये बात पहले ही जो है मैंने आपको बोल दी है। तो इसके लिए क्या है कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ जो इसके फॉर्मूले हैं उसी पर काम करना है। ओके, उस जो उसके फॉर्मूले हैं मुझे उसी पर काम करना है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ ज्यादा टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वही हमको यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें जो हमको पहला पढ़ना है थॉमसन मॉडल पढ़ना है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, वो हमको नहीं पढ़नी है, वो हिस्ट्री है, वो आप भूल जाओ। ठीक है ना, उसको आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, इतना ही बहुत है उसमें, और कुछ नहीं। उससे आगे का जो थॉमसन मॉडल है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कि जो थॉमसन वो है मॉडल, उसको जो उसके बारे में जो बताया था, जो जे थॉमसन है, उन्होंने हमको उसके बारे में कुछ आइडिया दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये पहले इंसान थे इन्होंने कोशिश की थी कि एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अरेंज कर सकें। तो हमारा पहला था मॉडल थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जैसे कि तरबूज होता है, वो आपका वाटरमेलन होता है। तो वाटरमेलन के अंदर क्या होता है कि जो उसका मास होता है वो सीधा सीधा लाल लाल होता है। ठीक है, ये जो इसका मास होता है ये पूरा का पूरा जो लाल लाल होता है, उन्होंने कहा कि जो इसका मास होता है, जैसे तरबूज के अंदर जो रेड रेड मटेरियल होता है, वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और उसके बाद क्या है कि जो आपका उसके अंदर जो बीज होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि उन्होंने इसको बोला था कि इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर क्या है, ये रहा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अभी जब पॉजिटिव चार्ज के बारे में उन्होंने बोला था क्या, कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल द एटम। जो आपका एटम है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, उसको क्या इन्होंने कहा था, तो इन्होंने इसका बहुत सारे नाम दिए थे। एक कहा था प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, और एक और कहा था कि वाटरमेलन मॉडल, ये कहा था इन्होंने। तो इन्होंने इसके नाम दिए थे, लेकिन ये जो था फेल हो गया था, ये मॉडल फेल हो गया था। दिस मॉडल फेल बिकॉज इट कैन नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने नहीं बताया था कि भाई एटम कैसे स्टेबल है, और इसने ये भी नहीं जो है बताया था कि न्यूट्रॉन कहाँ होंगे। तो इस वजह से ये जो था मॉडल फेल हो गया था। लेकिन दूसरा मॉडल हमारे पास आया था, वो दूसरा था मॉडल, अगर आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरा जो मॉडल हमारे पास हुआ आया था वो था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट ये था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और इनके स्टूडेंट ने एक जो था अल्फा सोर्स लिया। ये हमारे पास था अल्फा सोर्स, अल्फा जो रेज होती है उसका ये सोर्स है। और एक गोल्ड फॉइल उन्होंने ली, ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल। क्या है? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इन्होंने ली और गोल्ड फॉइल के चारों ओर इन्होंने एक फॉइल लगा दी, दूसरी जिंक सल्फाइड की लैप हुई एक कहना चाहिए कि ल्यूमिनेसेंस, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनेसेंस। एक मिनट जो मैं इसको ठीक कर दूं पहले कि ये तो है हमारे पास गोल्ड फॉइल और ये हमारे पास फ्लोरेसेंट, FLOU सेंट फॉइल। अब क्या था, अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अल्फा जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे क्या है कि एक तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। और आप पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, कैटायन ऑफ हीलियम। हीलियम का जो कैटायन होता है उसको हम बोलते हैं He फॉर हीलियम, ओके। और क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है 2 He4 2+, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये सीधा सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल हम इसको बोलते हैं कैटायन ऑफ हीलियम, इस पर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है, एक बात ये। और दूसरी चीज कि हीलियम इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जब अल्फा पार्टिकल को हिट किया, जब अल्फा पार्टिकल को हिट किया इस गोल्ड फॉइल पे, तो क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधा सीधा इसमें से आर पार हो गए, ओके। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से डेविएट हो गए और 2000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 पे रिबाउंड हो गया, ठीक है। अगेन कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे आर पार उसमें से निकल गए और कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, ओके। और तीसरा क्या है, तीसरा ये था कि उसमें से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे रिबाउंड हो गया। तो ये था ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना है और उसको लिख करके फिर हमको स्ट्रक्चर पैटर्न के बारे में यहाँ पे बोलना है। तो जरा देखो, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों का दोनों यहाँ पे लिख रहा हूं। ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें आपको कुछ इतना नहीं करना है, जितना मैं लिख रहा हूं इसको बस समझो, याद भी नहीं करना है, इसको याद भी नहीं करना, बस समझो। अगर कहानी समझ में आ गई तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी बस, ठीक है। आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है ऑब्जर्वेशन और ये होता है कंक्लूजन। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में, तो ये था कि मोस्ट ऑफ द alpha particle, most of the alpha particles are pass through the gold foil. गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये होगा हमारा। दूसरा है यहां पे, अब जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमारे पास हो गए तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम आर वैकेंट, एम्प्टी, है ना। हाँ, हम यहां से बोल देंगे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम आर एम्प्टी। अब जैसे कि थॉमसन मॉडल में कहा था कि पॉजिटिव चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो अल्फा पार्टिकल आर पार नहीं हो पाते। क्यों? वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब जब सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें आर पार नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में सीधे सीधा आर पार हो जाते हैं। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द एटम जो है खाली है, यानी कि थॉमसन मॉडल इस वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल वो फेल हो गया था। दूसरा था अब वेरी फ्यू पार्टिकल, अब यहां पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि फ्यू पार्टिकल
डेविएट फ्रॉम सम एंगल, कुछ एंगल से क्या हो गए थे, डेविएट हो गए थे। जैसे कि आपने यहां पे देखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गया अल्फा पार्टिकल, तो एक तो गया सीधा बिल्कुल ठीक है, एक दूसरा अल्फा पार्टिकल आया और वो थोड़े से एंगल से डेविएट होने के बाद आर पार हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कुछ एंगल से वो डेविएट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द पॉजिटिव चार्ज of atom is concentrated in a very small region। यानी कि अब वो रिपल्शन हो रहा है ना, जब वो कुछ एंगल से डेविएट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सेम चार्ज वाली स्पीसीज से स्ट्राइक किया होगा, तो उससे वो डेविएट हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, जो जब ये वाला जो है और जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उस पर भी चार्ज वही होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, निगेटिव निगेटिव के बीच में होता है रिपल्शन, तो इस वजह से हमारा ये रहेगा। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, ये 2 आएगा। अब तीसरा वाला है अ वेरी फ्यू पार्टिकल, अ वेरी फ्यू पार्टिकल, कितने, 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 20,000 रिबाउंड बैक बाय 180 डिग्री, कि कुछ 20,000 में से एक पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे हिट करके, जैसे हिट करता है फौरन उसी रास्ते से वापस आ जाता है, यानी कि 180 डिग्री पे वापस आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी हैवी चीज से टकराया होगा। अब जब वो किसी हैवी चीज से टकराया होगा तो ही उसमें रिबाउंडेशन हुआ होगा, अदरवाइज अगर हैवी चीज नहीं होती तो वो उसको हटा करके आगे पहुंच जाता, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे द ओवरऑल मास ऑफ एटम is concentrated, the overall mass of atom is concentrated what, in the nucleus of atom। कंक्लूजन ये था ऑब्जर्वेशन, उससे कंक्लूजन हमने ये निकाला। अब इसको एक बार आप देख लो, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां से हम रिजल्ट हमको निकालना है कि यहां से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि हम देंगे यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वो ये है कि नंबर 1 द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम concentrated in a very small region called nucleus। ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड वो जो साइन है वो एंड का है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे अर्थ के चारों ओर हमारी जो है पृथ्वी, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, ठीक है ना, घूमती है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है कि द न्यूक्लियस एंड द
and the electron, the nucleus and the electron are bonded with electrostatic force of attraction, यानी कि ये जो बंधे हुए होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास था, यहां से ये चीज थ्योरी हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं, इससे पहले हम नंबर ऑफ आइसोटोप्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आइसोबार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और उसके बाद एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे बोहर थ्योरी, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो और वीडियो पॉज करके उतार लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा, ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। तो हम बोलेंगे इसको मास नंबर। तो मास नंबर जो इसको ए से शो करते हैं वो हमारे पास, वो हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी से इसको शो करते हैं, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन, ये रहे, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में लिख देंगे A इज इक्वल्स टू P प्लस N, ये भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। ऐसे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो कि हम Z से इसको शो करेंगे वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या है, ये हमारा इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कब, if the atom is nucleus, if the atom is neutral, एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है उस केस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चल रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन इन व्हाट। एक हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, ये हम लेके चल रहे हैं, चलो ठीक है, इतना हमने लिया। अब जरा देखो सॉल्यूशन लेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे एटम, ओके, और यहां पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ओके, और यहां पे लिखेंगे हम व्हाट, मास नंबर। देखो 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में दें, हालांकि वैसे तो वो देंगे, लेकिन फिर भी अपना जो है 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। मास नंबर, ठीक है, ये हमारा पास रहेगा Z और ये रहेगा A, और यहां पे आ जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ जाएंगे प्रोटॉन, और यहां पे आ जाएंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे है, पहला लेते हैं हम कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर होता है 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने आ जाएंगे 6। अब कोई चार्ज नहीं है इस कार्बन पे, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी हमारे सेम रहेंगे जितने हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और प्रोटॉन पता है, तो आप यहाँ एटॉमिक मास अगर पता है और प्रोटॉन पता है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस p। तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास है 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 6, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। ऐसे ही हमारे पास है कार्बन के बाद, एक काम करते हैं, कुछ चीजें और ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे सारा का सारा ना एक कार्बन है, और उसके बाद हम लेके चलते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद लेके चलते हैं सल्फर, यहाँ पे लेके चलते हैं O माइनस, O2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लेके चलते हैं F माइनस। चार्ज के साथ हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए, और एक लेके चलते हैं हम Na प्लस, आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए कि भाई इसका क्या मतलब है। अब दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन,
तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 होता है, मास नंबर होता है 14। ओके, अब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, ये हो जाएंगे 7। अब कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं होने का मतलब यह है कि इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे इसके 7 रहेंगे इस तरह से। ओके, अब यहां पे क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालने होंगे यहां से, तो 14 में से 7 गए, बचे 7, ये रहेंगे इस तरह से। ठीक है, आगे करते हैं। अगला है हमारे पास सल्फर। जो सल्फर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16 हो जाएंगे, क्योंकि 32 में से 16 गए, 16 ही हमारे बचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम, ये हो गया कार्बन। अच्छा ये रह गया हमारा, सॉरी ये तो रह गया ना, तो इसको भी हम जरा कर लेते हैं। तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 5। ओके, और इसका क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास होता है इसका 10। हाँ, कार्बन का होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 10। ठीक है, तो यहां पे होगा हमारे पास के नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे आ जाएंगे 5। नहीं, इसका ना एटॉमिक मास इसका 11 होता है, सॉरी कितना होता है, 11 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 5 आ जाएंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए। अब जब कोई चार्ज नहीं है तो अब देखो आगे क्या होता है। अब हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो 11 में से 5 गए, बचेंगे 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम केटायन। तो अब हमारे पास बचा O2 माइनस और आपका F माइनस और आपका Na प्लस, ये रहे। तो यहां पे अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास Z। तो अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। अब इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास ये होगा, और यहां पे अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, तो एटॉमिक मास आपको पता है इसका होता है 16। अब यहां पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, अगर न्यूट्रल होता है, तो सोचो अगर न्यूट्रल होता, तो न्यूट्रल के केस में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते, सेम होते। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते, 8 होते। अब 8 है, अब इस पर 2 निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देने हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज का मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे 8 और 2 10। अब हम न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, तो हमारे पास होता है n इजिकल्स टू a माइनस जेड। तो यहाँ पे z है 16 और माइनस 8 इजिकल्स टू 8 बचेंगे, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी f का है, f का होता है 9। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 19। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है 1s2 2s2 2p5, तो 4 और 5 9 होते नहीं होते, तो ये होगा, इसका क्या होगा 9 होगा। अब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल होता तो 9 होते, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 होते, लेकिन एक निगेटिव चार्ज होते, कितने हो जाएंगे 10। अब यहाँ पे 19 में से यहाँ पे 9 गए, बचे 10, यहाँ पे आ जाएंगे 10 प्रोटॉन, 10 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, और एटॉमिक मास होता है 23, तो यहाँ पे तो 11 ये आ जाएगा। अब अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो हम यहाँ बचेंगे 10। ओके, अब यहाँ पे हमको निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 23 में से 23 में से 11 गए, कितने बचेंगे, 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको देख लो आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अब आ रहा है टॉपिक, सीधा सीधा पूछते हैं, ये आपसे पूछेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब यहां पे वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस।
यानी कि वो एलिमेंट जो एक ही जगह रखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आइसोटोप यहाँ पे वो है जो एक ही जगह एलिमेंट होंगे रखे हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो टेबल है उसमें सारे एलिमेंट अलग अलग रखे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके इनके आइसोटोप्स भी मिलते हैं, यानी कि वो स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है। यानी कि हम यहाँ से एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसकी, द एलिमेंट द एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट मास नंबर, ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड आइसोटोप्स, कॉल्ड आइसोटोप्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप जो है हाइड्रोजन के, एक तो होगा हाइड्रोजन, एक होगा ड्यूटेरियम और एक होगा ट्राइटियम। मतलब इसका सिंबल H होता है, इसका D होता है और इसका T होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है मास नंबर, इसका होता है 3, ये इस तरह से होता है। अभी जो मास नंबर है इसके बारे में आप बोल सकते हो कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग होंगे, ये भी आप बोल सकते हो। डिफरेंट मास की जगह आप चाहो तो ये वाला वर्ड भी बोल सकते हो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक ही बात है। तो आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, मैंने जो बताया था वैसे अभी आप लोग उसको करना। ऐसी है हमारे पास आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो आता आपका कार्बन 12 में, कार्बन 6, कार्बन 6 और कार्बन 6। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे 12 आएगा, यहां पे 13 आएगा और यहां पे 14 आएगा, ये चीजें होती है। ऐसे हमारे पास क्लोरीन के भी आते हैं और आपका जो है ऑक्सीजन के भी आते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक और कर रहा हूं, यहां पे लास्ट है क्लोरीन वाला, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आपके दो होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और यहां भी होता है हमारे पास, तो यहां पे होता है 35 और यहां पे होता है 37। कितना होता है, 37। तो ये होते हैं इसके आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की एक बार उतार लो, चेक कर लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटोप्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कर दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उनका अलग अलग होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन वाले काम जो होते हैं सारे के सारे अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वाटर होता है H2O होता है, तो इसका आइसोटोप लेंगे तो हमारा D2O बन जाएगा, एक आइसोटोप लेंगे तो आपका T2O बन जाएगा। तो ये सबके सब सेम ही होते हैं, बस उनका जो आपका क्या बोलेंगे, इनका फिजिकल बिहेवियर अलग होता है, यानी इनका मास अलग हो सकता है, इनका शेप अलग हो सकता है, इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ या किसी के साथ रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो सेम होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो, बस एक ही बहुत है। अगला करते हैं। दूसरा है हमारे पास आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में आइसो का मतलब होता है सेम और बार्स का मतलब होता है मास,
यानी कि जिनका मास नंबर सेम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, यानी कि मास एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो द एटम्स which have same number of न्यूट्रॉन, नहीं इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट नहीं, सेम एटॉमिक मास आएगा ना, एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। ओके, और इसका एक ही एग्जाम्पल हम लेंगे और तो कोई होगा नहीं। लाइक अगर मैं कहूँ जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, दो एग्जाम्पल हम कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि हमारे पास कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका होता है 7। एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ये इसका 14 होता है और इसका भी 14 होता है। ये कार्बन का एक आइसोटोप है, एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, तो कार्बन 14 वाले केस में ही आता है। ऐसे हमारे पास एक और होता है, ऑर्गन होता है और कैल्शियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 20 होता है, लेकिन इसका 40 होता है और इसका हमारे पास 40 होता है। तो ये तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के चलने वाले हैं। ये चीज हमारा क्या है, आइसोटोप्स और आइसोबार हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में यह है कि आइसोबार्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज होती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ऐसे। इसको एक बार देख लो और उतार लो इसको। पूछ सकते हैं तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर आप देख लेंगे तो आपको ऐसे मालूम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे थोड़े सारे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। सीधा सीधा जो फॉर्मूले हैं उस पर आते हैं, हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके, ठीक है। तो ठीक है, एक मिनट। माजदा, यहां भी नहीं है। चलिए, तो एक तो है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो फॉर्मूला है उसको हम लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लेंगे सीधा सीधा, उस पे हम यहाँ पे जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं बात, क्योंकि थ्योरी पे जो क्वेश्चन आना था वो आ गया, वो जितने थ्योरी पे आना था हमारा आ जाएगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। PLANCK'(S) प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो है ना, तो उसमें आता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन। उसमें फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ अ फोटोन। रिमेंबर दिस, ऑफ अ फोटोन। एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी E=h/nu, और E= होता है hc/λ। इसको अलग अलग में लिख दूं, एक तो ये हो जाएगा, या हम ऐसे भी इसको लिख देंगे E=hc/λ। अब यहां पे देखो, ये हमारी जूल में आएगी, ओके, ये भी हमारी जूल में आएगी। अब इसको अगर पर मोल जूल में अगर पर मोल में करना है, यानी एक मोल के लिए निकालनी है, तो आप बोलोगे E=n(h/nu) या बोलोगे E=n(hc/λ). ये हो जाएगा जूल पर मोल, और ये भी हो जाएगी जूल पर मोल।
अब यहां पे देखो h क्या है, h होता है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, ओके, और न्यू होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, QUENCY। अब ये जो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपकी सेकेंड इनवर्स होती है, इसकी क्या होती है, हर्ट्स में आती है, इसकी यूनिट हर्ट्स में आती है, या फिर इसको सेकेंड इनवर्स भी हम बोलते हैं। लैम्डा होता है यहाँ पे वेवलेंथ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला और होता है, न्यू इजिकल्स टू होता है C अपॉन लैम्डा। तो आपको कौन कौन से रखने हैं याद, ये रखने हैं, एक ये रखना है। मोल की करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करता है, मोल की बात करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी दी हुई, और यहाँ पे C क्या है, C इजिकल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसका लिए होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर दिस, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना, चलो हम लेंगे उसको आगे लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा जो फॉर्मूला है, वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हल्का सा मुझे एक्सप्लेन भी करना है। आप ऐसे देखो कि कोई मेटल आपने धूप में रखी, एक मेटल है हमारे पास, आपने इसको धूप में रखी, और आपने क्या किया, इसको ना ट्यूब की फॉर्म में हमने बनाया। मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है, उसमें एक जो है मेटल यहां लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, इस तरह से माइनस प्लस, ये हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, ये रहेगा, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड। आपने क्या किया, इसको धूप में लेके गए, और धूप में लेकर के आपने अल्ट्रावायलेट लाइट को इस पर फॉल किया। इस पे जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही फॉल करेंगे, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जो आपका कैथोड है, एनोड की ओर भागने लगेंगे, ठीक है, एनोड की ओर भागने लगेंगे यहां तक, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, तीन चीजें, एक तो यह है कि आपने इस पे लाइट डाली, एक तो ये होगी, दूसरा ये उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। एक तो यह है कि आपने इसमें लाइट डाली, दूसरा आपने इसमें इलेक्ट्रॉन निकले, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है अपोजिट इलेक्ट्रोड, जिस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज की ओर वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, भागने लगे, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लगे, तो तीन चीजें हुई कि इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप जब उस पे किसी मेटल प्लेट पे लाइट फॉल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको तोड़ने के लिए, उस फोर्स को खत्म करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो वहां पे कुछ एनर्जी खत्म हुई होगी। उसके बाद क्या है, उसके लिए फिर बाहर निकल के आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको चलने के लिए, भागने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। तो वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ये लाइट, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है, क्या होता है, EI, जो इंसिडेंट लाइट है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हम बोलेंगे EI इज इक्वल्स टू E नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इंसिडेंट लाइट जो है E नॉट और काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाती है। अब ये E नॉट क्या है, पहले इसको हम समझें कि हर किसी मेटल की एक पर्टिकुलर जो है मिनिमम एनर्जी होती है, कि अगर आप उसको मिनिमम इतनी एनर्जी दोगे, लाइक अगर मैं कहूं एग्जांपल के तौर पर मेरे पास सोडियम है, अब आपको सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि आपको इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दी, यानी कि हम कहेंगे कि सोडियम को कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी चाहिए होती वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपने क्या किया, आपने 2 टाइप की एनर्जी दी, एक तो दी 1.8 और एक दी आपने 2 या 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एक दी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक दी 2 या 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी आप मान लो। अब इसमें क्या है कि जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी इससे कम है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी लगभग। अब वो इससे कम है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आप जब 2.1 2.0 या 2 से ज्यादा आप एनर्जी देंगे तो पहले वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा और जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमको दिखाई देगी। तो हमारे पास EI क्या है? इंसिडेंट लाइट जो उस पर गिर रही है, इंसिडेंट लाइट है। और जो किसी भी मेटल को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जो कि यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम मान रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। आप इसको, ये हमारे पास कॉमन फॉर्मूला है। अभी आपने एक फॉर्मूला, मैं इस वाले फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूं, तो हमारे पास होता है EI इजिकल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है और वो ये है क्या, कि चूंकि E इजिकल्स टू क्या होता है h न्यू, और ये हमारे पास होता है hc अपॉन लैम्डा, इसके इक्वल होता है नहीं होता है। तो इस E की जगह अगर हम ये चीजें रख दें तो हम एक बार तो रखेंगे ये, फिर हम देखेंगे ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा h न्यू इजिकल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम लिख देंगे अभी, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास फिर अब ये वाला फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो hc अपॉन लैम्डा इजिकल्स टू हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये रहेगा। ये हमारे पास दो फॉर्मूले और आ गए अगेन। तो यहां पे न्यू क्या है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी, h न्यू आई या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो उस पर गिर रही है, ओके। और न्यू नॉट क्या है? इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये अगर मैं बात करूं कि लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ व्हाट? इंसिडेंट लाइट, ओके। और यहां पे जो लैम्डा नोट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे मास क्या है? m इजिकल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है, वैसे वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, ओके। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होता है, ठीक है। या जो फोटोन या पार्टिकल जो भी हमारा उसमें से निकल रहा उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ध्यान रहे, ये जो है इसका एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं, जिसको W नॉट से डिफाइन भी हम करते हैं, यानी कि EI इजिकल्स टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी होता है, एक ही चीज होती है, ठीक है जी। अगर यहां पे आप लोग देख लो इसको अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेटमेंट हमारा आता है बोहर्स मॉडल का। तो बोहर्स मॉडल में हमको कुछ 2-3 लाइंस भी हमको यहाँ पे स्टेटमेंट उसके ध्यान रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो इसका फॉर्मूला है उसको भी हमको ध्यान में रख के चलना है। कहाँ है? छोड़ो, अपने हिसाब से करा रहा हूं मैं, ठीक है। बोहर्स मॉडल जो, एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ये सभी एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है।
ये आपका इलेक्ट्रॉन जिसमें हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए वैलिड होता है, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इन द सेंस इनके लिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाए, जैसे हीलियम 2 प्लस हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इन सब में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, लेकिन किसी के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अंदर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि बोहर्स मॉडल it is valid only for what hydrogen and hydrogen like species। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब यहां पे हुआ जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें जैसे हाइड्रोजन है और आपका लिथियम 2 प्लस है, यहाँ पे हीलियम प्लस है, तो आप देख सकते हैं इन सब में क्या है एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पोस्टुलेट, जिसमें पहला हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका जो पाथ होता है वो mvr के इक्वल होता है, mvr इक्वल टू nh/2π के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसके इक्वल होता है। और n क्या है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है 1.5 2.5 3.5, ये इसकी वैल्यू नहीं होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है आपका क्वांटाइज्ड होता है। दूसरी चीज है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्या होती है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस यानी कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होती है E इज इक्वल टू होता है माइनस, हम क्या बोलते हैं इसको, माइनस ये होता है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये जूल में आता है। और आपका और आपका Z²/n² ये होता है। अब यहां पे आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि ये आपका जूल में आएगा, ये मैंने जूल यहां पे लिख दिया, चाहो तो आप यहां पे लिख दो, चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए यहां पे ना लिख करके यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये जूल में होगा। और यही चीज जो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होगा, तो होगा -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको ध्यान में रखना है अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं बोलूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है। कितना होता है, ये होता है, ओके। अब देखो आगे क्या आता है, यहां पे Z क्या है, Z है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और N क्या है, नंबर ऑफ शेल भी हम बोलते हैं, और एनर्जी लेवल भी इसको बोल देते हैं। इसके बारे में हमको बात करनी क्योंकि ये बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, तो हम उसको भी लेंगे। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ शेल, जो इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में इवॉल्व कर रहा होगा उसका जो साइज होगा कितना, मतलब कि एक ये शेल है तो इसकी क्या रेडियस होगी या इसकी क्या होगी रेडियस, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो पहले आप इसको देख लो, ओके। तो अब आता तीसरा पॉइंट, रेडियस जो होती है R इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0.529 इंटू n²/z, 0.529 इंटू n²/z, और ये एंगस्ट्रम में आता है, ये रहेगा n²। अब n क्या है, वही शेल नंबर है, और z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ऐसी ही हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v, तो v के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁶ 6 इंटू Z/n, ये रहेगा। और आपका मीटर
पर सेकंड में आएगा। अच्छा एक चीज और मैं लिख दूं, ये जिस फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं उसका मैं अगर मैं लिख दूं तो हो सकता है आपसे वो पूछ लें। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एन स्क्वायर ये है और एच स्क्वायर ये आ गया। अब उसके बाद जो हमारे पास बच रहा होगा 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम और z ये रहेगा। तो इसमें h की वैल्यू रखेंगे, 4 की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, e की वैल्यू रखेंगे और मास की वैल्यू रखेंगे। जब इन सब की वैल्यू को हम रख लेंगे, n और z की वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि m इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाला इस तरह से। इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो कांस्टेंट की वैल्यू रखी है और ये किया हुआ है। ऐसी जो वेलोसिटी है इसका जो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, ये रहेगा। ऐसी ही अगर मैं बात करूं इसमें यहां पे एनर्जी वाले के, जो एनर्जी वाला है अगर मैं उसमें बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस E1 स्क्वायर। ये छोड़ो, इसका नहीं कर रहे, ये आपको ध्यान रखना, सीधा सीधा हो सकता है आपसे पूछ लें, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड आएगा, सीधा सीधा, कोई थ्योरी वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ये आपको थ्योरी याद करनी नहीं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो जिन फॉर्मूले को मैं बॉक्स में बंद कर दूं वो आप फॉर्मूले याद कर लेना, उसी पर हमारी एप्लीकेशन होने वाली है। क्योंकि हमारा जब ये हो जाएगा पूरा तो हम इस पर एप्लीकेशन भी लेंगे। अब आता है हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी। तो जो लैम्डा ये भी आपको पता है, एच हमारा क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और पी क्या है, मोमेंटम है। P इज इक्वल्स टू होता है mv, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये आ जाएगा यहाँ पे। आगे नहीं आ गया, ये आ गया हाँ हमारे लिए। अब आगे देखो, हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, होता है नहीं होता है। अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ इंटू mv का होल स्क्वायर अपॉन m। तो अगर आप देखेंगे mv का स्क्वायर ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, p इज इक्वल टू mv। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ p स्क्वायर अपॉन m। यानी कि यहां से अगर मैं 2k e m अंडर रूट इज इक्वल टू p निकाल लूं, इस तरह से ये वाला हम आएगा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2k यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। m क्या है, जो इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल या जो फोटोन मूव कर रहा होगा उसका मास होगा। अगर मैं इस p की वैल्यू को इसमें रख दूं, तो अगर ये वैल्यू को मैं इसमें रख दूं तो हमको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2k e m। ठीक है ना, ये होता है। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो ये बोलता है कि किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों में से किसी एक को फिक्स्ड करना पड़ेगा, तभी आप कोई दूसरी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें इसमें नहीं जाना ज्यादा, बस हमको एक फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और हायर देन h अपॉन 4 पाई। अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, अगली कल जब हमारी क्लास होगी तो उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको सीधा सीधा, ठीक है ना। आज सारे के सारे जो फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे आज में इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा x, ये हमारे पास जो ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एक तो ये,
ओके, पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब चूंकि आप जानते हैं P इजिकल्स टू क्या होता है? mv होता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा ना, रिवॉल्व कर रहा है तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी होगी उसकी चेंज। जब वेलोसिटी उसकी चेंज होगी तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हम करेंगे, और इसका या जब यानी इस वैल्यू को हम इस P में रखेंगे तो हमारा m नीचे आ जाएगा इक्वल टू और हाइयर देन h अपॉन 4 पाई m। ओके, ये हो जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया और एक हमारे पास फॉर्मूला ये आया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है हमारे पास क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, लगभग 8-10 मिनट 15 मिनट उसमें हमारे जो है खर्च हो जाएंगे, तो हम कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा लगभग हो चुका है, बस क्वांटम नंबर हमारा रह गया और कुछ नहीं है। हाँ, एक टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, वो बहुत छोटा है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल। तो जो सबशेल की एनर्जी लेवल हम निकालते हैं वो निकालते हैं n+l से, n+l से निकालते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन है कि विच वन हैज हायर एनर्जी, एक है हमारे पास 3s और एक है हमारे पास 3p, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें 3s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो विच वन, सॉरी यहाँ पे हम ये लिखेंगे लोअर द वैल्यू ऑफ n+l लोअर इज एनर्जी। एक बात तो ये, दूसरी चीज, इफ n+l वैल्यू आर सिमिलर देन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें जितने सबशेल दिए सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? देन विच हैज लोअर n वैल्यू विल बी लोअर इन एनर्जी। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो यहां पे n वैल्यू, n हमारे पास ये रहा और l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये हम कल हम लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसको। सिर्फ मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। यहाँ पे n की वैल्यू है 3, अगर मैं n+l में लेता हूं तो n की वैल्यू है 3 और l के लिए s की वैल्यू होती है 0, तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे अगर मैं लूं n की वैल्यू है n+l में n की वैल्यू है 3 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 3, तो इसकी वैल्यू कम है, तो ये आपका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? ये होंगी। तो आपका लगभग 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे फॉर्मूले जितने थे वो मैंने करवा दिए हैं, बस क्वांटम नंबर्स के हमारे रह गए, वो हमारे कल होंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हमको करनी है, तो कल एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठे हैं और एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन को मैं कहूंगा उसको आपको टिक करना है और उसी को करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बल्कि मेरे हाथ में यहाँ पे बुक होगी, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग उसमें पढ़ रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और आप भी उसको साथ में पढ़ना, उसको करना सोल्व। ठीक है, और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे काम नहीं होगा। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, कहाँ गया इसमें से, ये वाला। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रांजिशन, जब दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है, तो डेल्टा ई हमारे पास आता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, इंटू z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। जब ये n1 और n2 यहां लेंगे तो यहां से माइनस हमारा गायब हो जाएगा। ये वाला एक फॉर्मूला होगा, इसको हम लेंगे, ये हमारा जूल में आएगा। और हमारे पास एक फॉर्मूला एक होता है वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। ये जो वेव नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यू बार। बार इसके ऊपर हम डैश लगाते हैं तो न्यू बार होता है, ये होता है 1/λ। ये हमारा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये जो वैल्यू होती है, ये जो 2.18 इंटू 10⁻18, ये आपकी रिडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कल थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए काफी है बच्चों, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।